देखिए माय फ्रेंड्स, हमने जैसा कि कहा था हम लॉ के नए नए वीडियोस डालेंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे। देखिए लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप मस्ती के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़कर लॉ पढ़ सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सीए का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम ही है कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया देखो, सबसे पहले हमने आपसे बात की एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप किसी का ऑफर आना चाहिए। तो यहां पर एक बात होगी कि ये ऑफर होता क्या है। तो मैंने कहा भैया ऑफर सिंपली when a person signifies his willingness to the other with the view to getting their assent thereto. Their assent thereto. Then it is to be said a person made an offer. जब हम किसी व्यक्ति को अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करते हैं इस इंटेंशन से कि वो अपनी राय हमको बताए, तो ये कहा जाता है कि हमने एक ऑफर दिया। अब जब ऑफर की बात आई तो भैया यहां पर एक बात समझ लीजिएगा, ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है। Means when we gives an offer to do something else, it is to be termed as a positive offer. मतलब तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा कि बेटा हमारी बताई हुई लड़की से ही शादी कर लो, तो ये क्या कहा जाएगा कि पापा गिव्स यू पॉजिटिव ऑफर। व्हेन फादर सेज कि बेटा उस लड़की से शादी ना करो तो हम तुमको 1 लाख रुपए देंगे, काय के लिए? ना करने के लिए। तो ये कहा जाएगा ये नेगेटिव ऑफर है। इट मीन्स when offer is to be given to do something else, it is to be termed as a positive offer. When offer is given not to do something else, it is to be termed as a negative offer. Is it clear? अच्छा, तो अब एक ऑफर में 2 बातें जब तक नहीं होंगी तब तक वो ऑफर नहीं कहला सकता। नंबर 1, इट इज एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। मतलब एक ऑफर में विलिंगनेस का होना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। अच्छा, फिर सेकंड, जो आपने किसी को ऑफर दिया है या किसी से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की है, उसका इंटेंशन, उसकी राय जानना होना चाहिए। जैसे हमने कहा आपने एक लेटर लिखा रात में खून से और दूसरे को दिया। अब दूसरी पार्टी पर छोड़ दो, वो अपनी कंसेंट या एसेंट देगा उसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये आपने एक ऑफर दे दिया।
भैया आजकल हम लोग मॉनिटरी दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमेशा चीजों को देखकर होता है। इज इट क्लियर बेटा? तो आप ऑफर क्लियर हो गया। अब जब ये ऑफर अगली पार्टी के पास पहुंचेगा तो पार्टी जिसको आपने ऑफर दिया है ऑफर को पढ़ेगा। अगर आपका ऑफर अच्छा लगेगा तो उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देगा। तो अब यहां एक वर्ड नया आएगा, एक्सेप्टेंस। मैंने कहा व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. मीन्स जिसको हमने ऑफर दिया है जब वो उस पर अपनी राय एक्सप्रेस कर देगा तो ये कहा जाएगा ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो यहां पर दो बातें हैं। एक पर्सन जो ऑफर दे रहा है, जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसको लॉ की लैंग्वेज में हम बोलते हैं ऑफरर या प्रपोजर। जिसको ऑफर दे रहा है उसको लॉ की लैंग्वेज में हम बोलेंगे ऑफरी या प्रपोजी। अब प्रॉपर तरीके से ऑफर हुआ और प्रॉपर तरीके से एक्सेप्टेंस हुआ तो एक बच्चे का जन्म होगा जिसका नाम होगा एग्रीमेंट। बेटा एक एग्रीमेंट तभी बन सकता है जब प्रॉपर तरीके से ऑफर हो और प्रॉपर तरीके से एक्सेप्टेंस हो और इसके बीच में कॉन्सेंसस एडम होना चाहिए। एक लाइन मैंने बोला है यहां पर देखिए ध्यान से, कॉन्सेंसस एडम्स। ये क्या होगी? कॉन्सेंसस एडम्स का मतलब होता है बोथ द पार्टी मीन्स ऑफरर एंड ऑफरी थिंकिंग इन द सेम वे एंड इन द सेम मैनर। मतलब हम बेचना चाहते हैं तो आप विलिंगली खरीदना चाहते हैं। हम बेचना चाहते हैं और तुम हमें ये उल्लू का पट्टा समझ रहे हो। तुम सोच रहे हो कि इससे पहले चीज ले लें, बाद में कह देंगे घंटा। तो इसका मतलब दोनों पार्टी एक बात नहीं सोच रहे। जैसा कि आजकल हमने रिश्तों में देखा है, लड़का कुछ सोचता है और लड़की कुछ सोचती है, तो वहां कॉन्सेंसस एडम नहीं पाया जाता है। भैया जब तक कॉन्सेंसस एडम्स नहीं होगा तब तक भैया कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। अब ये एग्रीमेंट तैयार हो गया तो तीन बातें, प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कॉन्सेंसस एडम्स होना चाहिए। तो अब यहां पर एक चीज तैयार होगी, दैट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। अब लॉ में एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ द प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। जैसे हम अपनी बकरी बेचना चाह रहे हैं तो आपके लिए कंसीडरेशन क्या है? बकरी। और तुम बदले में हमें क्या दोगे? पैसा। तो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन होगा कि नहीं होगा? तो मैंने क्या कहा? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ द प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज टर्म्ड एज अ एग्रीमेंट। बेटा अब बनने वाला एग्रीमेंट हमारा जो है
एग्रीमेंट बेटा, अब ये एग्रीमेंट बनकर तैयार हो गया। जैसे ही एग्रीमेंट बना, ये एग्रीमेंट बनते ही दो बातें हो जाएंगी। अगर ये एग्रीमेंट नाजायज है, नाजायज का मतलब है ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ ने बनाने की परमिशन ही नहीं दी है, और फिर भी आप एग्रीमेंट बनाए पड़े हैं, तो बेटा फिर वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाने लगे। लेकिन अगर एग्रीमेंट जो बना रहे हैं वो लीगल है, मतलब इन द आई ऑफ द लॉ लीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो अब एग्रीमेंट किस में ट्रांसफॉर्म्ड होने वाला है? कॉन्ट्रैक्ट में। कब ट्रांसफॉर्म्ड होगा? जब वो लीगल होगा। तो बेटा मैंने कहा एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय द लॉ इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा एनी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय द लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, और दो में से एक बात कम हो जाएगी तो वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। नंबर वन, मैंने कहा एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, और जो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट बना रही हैं दे मस्ट बी इन कंडीशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑन ईच अदर। मतलब एक दूसरे को बाइंड करना। जैसे हमने कहा दो माइनर अगर शादी कर लेते हैं तो वो लीगली इस काम को नहीं कर सकते, तो अब वो एक दूसरे पर किसी भी तरीके की ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं कर सकते। इसी तरीके से लॉ में कहा गया है हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे पर किसी भी तरीके की कोई भी लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कब तक? जब तक वो हस्बैंड एंड वाइफ। तो मेरी बातें क्लियर हो गई। मैंने क्या कहा? कोई भी एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय द लॉ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें होनी चाहिए। नंबर वन, देयर शुड बी अ एग्रीमेंट होना चाहिए, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो जो लीगल एग्रीमेंट है वो दोनों पार्टीज को बाइंड करने वाला होना चाहिए। जैसे भैया हम अपनी बकरी बेच रहे हैं, आप हमारी बकरी खरीद रहे हैं, तो हमको आपको बकरी हैंड ओवर करनी पड़ेगी, आपको हमें पैसा हैंड ओवर करना पड़ेगा। एक दूसरे पर हम लोग लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके बेटा, तो अब यहां पर एक बात समझने की आ गई। पहला पॉइंट, ये एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या हो जाएगा? बेटा हमने कहा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रीमेंट, पहला पॉइंट। मैंने कहा इफ द एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल बाय द लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात हमने कही एग्रीमेंट में सोशल एग्रीमेंट भी आते हैं एंड लीगल एग्रीमेंट भी आते हैं। इसका मतलब है एग्रीमेंट का वाइडर स्कोप है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में केवल लीगल एग्रीमेंट ही आते हैं, इसलिए इनका नैरो स्कोप कहा जाता है। फिर मैंने कहा था सोशल agreement never create a legal obligations, although
कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल का मतलब हुआ आपने हमको शादी में बुलाया, आपने हमको कार्ड दिया, हम नहीं गए तो आप हम पर किसी भी तरीके का कोई केस नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? फिर मैंने कहा कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं है कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही, बट जो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं वो एग्रीमेंट तो बने ही होंगे। इज इट क्लियर? तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आई तो सबसे बड़ा एक समस्या आ गई भैया कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट हमको कौन कौन से राइट देता है, लॉ हमको कौन कौन से राइट देता है। तो भैया हमने सिंपल सी लैंग्वेज में कहा लॉ हमको केवल दो तरीके के राइट ही दे सकता है, आइदर राइट अगेंस्ट द पर्सन, जिसको बोलते हैं जस्ट इन पर्सोनम। When you get the right against the person, it is known as just in personam। जैसे भैया हमने कहा था हम बकरी देंगे तुम पैसा दोगे, हमने बकरी दे दी लेकिन तुमने पैसा नहीं दिया, तो अब हम तुम्हारे अगेंस्ट में हम कोर्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो राइट नाउ आई एम गोइंग अगेंस्ट यू, तो आई एम गेटिंग द राइट जस्ट इन पर्सोनम। तो कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी राइट अराइज होते हैं जनरली वो राइट जस्ट इन पर्सोनम होते हैं। फिर मैंने कहा सेकंड राइट का नाम है राइट इन रेम। व्हेन यू गेट्स द राइट अगेंस्ट सोसाइटी, इट मीन्स कोई भी बंदा फ्रॉम द एंटायर सोसाइटी कैन नॉट चैलेंज योर राइट। इट मीन्स यू विल गेट अ अनडिस्टर्ब राइट। आपने एक शादी की, आपने मंडप की तरफ 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए, सारी रिचुअल्स पूरी की, लेकिन जिस लड़की से शादी की है उसकी वो पहली ही शादी थी। जब उसकी वो पहली शादी थी इसका मतलब है उस लड़की का जो ओनर था उसका पिता वो रियल ओनर था। पिता ने सबकी मौजूदगी में आपकी शादी की, तो क्या आपके राइट को अब कोई आकर कहे ये मेरी बीवी है, क्या ये बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं, बिकॉज यू आर गेटिंग अनडिस्टर्ब राइट और अनडिस्टर्ब टाइटल। जैसे प्रैक्टिकल बात करें, अगर तुम एप्पल के यूनिकॉर्न शोरूम से अगर कोई मोबाइल खरीद रहे हो, you will get a bill, you will get a डिब्बा, you will get a charger from the Apple। क्या कोई भी आकर ये कह सकता है ये मोबाइल मेरा है? Nobody else। क्यों? आपने एप्पल के शोरूम से खरीदा है। बट सेम मोबाइल अगर तुम किसी रिक्शे वाले से खरीदोगे तो तुम्हें जो राइट मिलेगा वो अनडिस्टर्ब राइट नहीं मिलेगा। इसका मतलब राइट इन रेम नहीं मिलेगा। जब तुम्हें कोई भी राइट पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट मिलेगा तो वो जस्ट इन रेम कहलाएगा, और जब आपको कोई भी राइट किसी पर्सन के अगेंस्ट में मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? जस्ट इन पर्सन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिर आ जाइए। तो
अब भैया कॉन्ट्रैक्ट तो हमने बना लिया। भैया एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कितने पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। ये बातें अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में सेटिस्फाइड हो रही होंगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड का मतलब लीगल नहीं माना जाएगा। नंबर 1, देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। अगर कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही कहां से होगी। सेकंड बात है, मैंने कहा पार्टीज का इंटेंशन क्या होना चाहिए। पार्टीज का इंटेंशन लीगलिटी क्रिएट करने का होना चाहिए। इज इट क्लियर? पार्टीज का इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू क्रिएट लीगल बाइंडिंग ऑन ईच अदर। ये केस बड़ा फेमस केस हुआ है बालफोर वर्सेस मिसेस बालफोर का। इसमें ये बताया गया है, शॉर्ट में कहें, इसमें लिखा हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ नेवर क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन ईच अदर until they are not separated। और जब वो सेपरेटेड हो जाएंगे तो वो हस्बैंड वाइफ कहाँ रह गए बेटा? जब तक वो झगड़ते हैं तब तक वो हस्बैंड एंड वाइफ है। जब डाइवोर्स हो गया तो वो हस्बैंड एंड वाइफ रह ही नहीं गए। तीसरी बात बेटा, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। बेटा बिना फायदे के कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता। कोई लड़का अगर किसी लड़की को चॉकलेट खिलाता है तो ही एक्सपेक्ट समथिंग कंसीडरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। अगर तुम मेरी चॉकलेट ले रही हो तो हमको भी तो कुछ दे दो। या लड़की किसी की हेल्प कर रही है तो शी एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न्स। सो समथिंग इन रिटर्न्स इज नोन एज कंसीडरेशन। और ये कहा जाता है कि जो कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए दैट मस्ट बी रियल, वैल्यूएबल एंड लॉफुल। बेटा जनरली नॉर्मली रियल का मतलब है आइदर कैश वो दे दो, गोल्ड दे दो, डायमंड दे दो। वैल्यूएबल जिसकी कीमत हो। हमारी नजर में एक वैल्यू हो उसकी। जैसे बेटा हमने कहा एक प्रेमी जोड़े के लिए पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि वो तो अपने प्रेम में मस्त हैं। तो उनके लिए वैल्यूएबल थिंग यहां क्या हो गया? प्रेम हो गया। लव एंड अफेक्शन भी कंसीडरेशन किसी के लिए हो सकता है। पापा अपनी परी को अगर कुछ देते हैं तो बदले में परी पापा को क्या देती है? प्यार। तो कुछ भी चलेगा बट उसकी वैल्यू होना चाहिए। तीसरा मैंने कहा इट मस्ट बी लॉफुल। लॉफुल का मतलब है इंडिया का लॉ उसको अलाउ करता। चौथी बात हमने कही, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हैं वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक भी तो हो। वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर आप माइनर हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं है। अगर आप अनसाउंड माइंड हैं तो अच्छा बुरा अपना समझ नहीं सकते, तो लॉ आपको अलाउ नहीं करेगा। या कुछ ऐसे लोग जिनको लॉ ने सजा डिक्लेयर कर दी है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, मतलब कंसेंट मस्ट बी फ्री। इसमें जोर जबरदस्ती, कोर्जन, डराकर धमकाकर, अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर या गलत तरीके से समझाकर आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो लॉ आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा। तो भैया पहली बात मैंने क्या कही, नंबर 1, देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड, मैंने कहा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑन ईच अदर, मतलब जो पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उनका इंटेंशन एक दूसरे को बाइंड करने का होना चाहिए। फिर मैंने कहा कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, रियल होना चाहिए और वैल्यूएबल होना चाहिए। फिर मैंने कहा जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने आ रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल तो हो। फिर मैंने कहा जब कंसेंट ली जाए तो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिस्टेक। उसमें चारों में से एक भी चीज नहीं होनी चाहिए। भैया फिर मैंने कहा जो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो तो लॉफुल होना चाहिए। अब तुम हमसे कहो आओ चलो हम लोग नेपाल से किडनी स्मगलिंग करेंगे, क्या ये लॉफुल है? चलो आओ हम लोग चलते हैं भैया हीरोइन किडनैप करेंगे, क्या ये लॉफुल है? नहीं। तो ऐसे काम जिनको अनलॉफुल की कैटेगरी में रखा गया है उन चीजों पर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। फिर भैया कहा मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था, नाजायज। भैया जो जायज नहीं है लॉ की नजर में, लॉ ने उनको एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड कर दिया है वॉइड। हम इसकी चर्चा करेंगे आपसे। मैंने क्या कहा, जो जायज नहीं है लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया है वॉइड। इसका मतलब अगर वो वॉइड है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते। तो मैंने कहा एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो एक डीड बनेगी। जब डीड बनेगी तो उसमें कुछ लिखा जाएगा। जो लिखा जाएगा दैट शुड नॉट बी अ डबल मीनिंग, मतलब जो लैंग्वेज और टर्म्स विच इज यूज्ड उनके सिंगल मीनिंग होना चाहिए। अगर डबल मीनिंग वाले सेंटेंसेस हैं तो वो अलाउ नहीं किए जाएंगे। फिर मैंने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है उसका परफॉर्मेंस होने की कुछ तो प्रोबेबिलिटी हो। भैया अगर परफॉर्मेंस होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, जैसे हमने कहा इम्पॉसिबल है, जैसे रामदास से मुल्ला मसूद ने कहा कि वो रामदास मैं तुमको चांद लाके दे दूंगा, तो क्या तुम्हें लगता है मुल्ला मसूद रामदास को चांद दे सकता है? रामदास नहीं फंसा। राम भैया अब मुल्ला मसूद फिर पहुंच गया कृष्ण दास के पास। और मुल्ला मसूद ने कृष्ण दास से कहा कृष्ण दास मैं तुम्हें नागमणि दे सकता हूं, क्या किसी को नागमणि दी जा सकती है?
नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ये कैसा है? इम्पॉसिबल। इसका मतलब है यहां पर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है। तो किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी एग्रीमेंट ही नहीं बन सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट की बात ही कहां से? ये नाजायज हो गए। भैया लास्ट बात, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही आएगी कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराते समय बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि सामने वाली पार्टी अगर मुकर गई तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचते। तो मैंने कहा एक कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन रिटन कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ सामने लिखा होता है तो पार्टी के पास मुकरने का ऑप्शन नहीं है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी के पास मुकरने का ऑप्शन है। तब उसको अगर पार्टी मुकर जाएगी तो बेटा हमने कहा फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक शादी जो मंडप में होती है, जिसके हम गवाह होते हैं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं भैया। कभी आपने सोचा जब शादी होती है तो हम लोगों को बुलाया जाता है खाना खाने के लिए, खाने में नमक खिलाया जाता है। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो कोई ना कोई बंदा कैमरा लिए खड़ा हो जाता है आपके सामने। जानते क्यों? लॉ ये कहता है कि जो खाना खाने लोग आए हैं ये इस शादी के गवाह हैं कि इन्होंने इस शादी को होते हुए देखा है। अब इसके उल्टे किसी मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे आपने अगर शादी कर ली तो कोई मिलेगा ही नहीं, लड़का या लड़की मुकर जाएगी, हु आर यू? तब वहां इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। लेकिन जिसकी बारात में हम लोग गए हो और खाना खाया हो, वो रिटन एग्रीमेंट बना है, पंडित जी 7 वचन बोलेंगे, हम लोग 7 वचन सुनेंगे और सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जिससे कि अगली पार्टी कोई मुकर ना जाए। इसलिए ओरल कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने में दिक्कत आती है माय फ्रेंड। ओके बेटा, ये हमने फर्स्ट वीडियो डाला है, इसकी कमियां हमको बताते रहिएगा, हम इसमें इंप्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है। इज इट क्लियर माय फ्रेंड?